तो कहानी शुरू होती है 1956 में। हम फ्रांस के एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो चर्च में आता है और अपने फादर के ज्यादातर कामों में मदद करता है। फादर बहुत पावरफुल थे और बच्चा आज अपना सारा काम खत्म कर शराब रखने के लिए शराब के तहखाने में चला जाता है। जब वह नीचे जाता है तभी उसे यहाँ कुछ हलचल महसूस होती है और एक डरावनी आवाज आती है। वह बच्चा बहुत डरा हुआ था और जाकर फादर को बुलाता है। जब फादर वहाँ आते हैं तो वे होली वाटर को देखते हैं, यानी वह जल जिससे भूत प्रेत को भगाया जा सकता है या किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। वो होली वाटर तेजी से उबल रहा था, जिसके बाद पानी भाप बनकर उड़ जाता है। वहाँ पर एक परछाई दिखाई देती है और फिर आंखों के सामने एक डरावना मंजर आता है। ये परछाई किसी और की नहीं थी बल्कि डेमन नन की थी, जो उस फादर को हवा में उड़ाकर आग लगा देती है और मार देती है। वहीं पर हम एक आदमी को बैग ले जाते हुए देखते हैं। अब हमें कहानी में आगे सिस्टर आयरीन दिखाई देती है। वह एक दूसरे चर्च में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वहाँ एक लड़की डेबरा भी थी जिसे उसके पिता ने चर्च भेजा था। आयरीन उससे बात करती है कि मेरे पिता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वह उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि आयरीन को अक्सर पहले से पता होता था कि क्या होने वाला है। अब हम एक तीसरी जगह देखते हैं, हॉस्टल स्कूल, जहां मॉरिस नाम का एक व्यक्ति काम करता था। उस हॉस्टल को एक मैडम चलाती थी। वो मॉरिस से बहुत ज्यादा गुस्से में बात करती हैं। इसकी वजह ये थी कि कुछ साल पहले इसी स्कूल के चैपल में उस मैडम के बेटे की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से वे चिड़चिड़ी हो गईं। इसी स्कूल के हॉस्टल में एक लड़की सोफी भी पढ़ती है। मॉरिस के साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती है। यहीं पर कुछ लड़कियां हैं जो अक्सर सोफी को परेशान करती हैं। मॉरिस सोफी को उनसे हमेशा बचाता, लेकिन मॉरिस के साथ कुछ गड़बड़ थी। वह अजीब हरकतें करता था। एक दिन जब एक लड़की स्कूल में सामान देने आती है तो वह मॉरिस को अजीब हालत में देखती है। वह बैठकर कॉकरोच खा रहा था। अचानक नन मॉरिस से बाहर आती है और उस लड़की को मार देती है। मतलब कहानी की शुरुआत में हमने जो आदमी देखा जिसके हाथ में एक बैग था, वो कोई और नहीं बल्कि मॉरिस था, जिसके अंदर एक नन थी। वो डीमन नन ऐसे ही सबको नहीं मार रही थी, इसके पीछे कुछ रहस्य था जो हमें कहानी में पता चलेगा। उधर आयरीन के मन में भी एक अजीब विचार आ रहा था। वह सपने में मॉरिस को देखती है जो उससे मदद मांग रहा था। एक दिन वही लड़कियां जो सोफी को परेशान करती थी उसे चैपल में ले जाती हैं। वहीं पर एक खिड़की पर बकरी बनी हुई थी। वो उसके साथ गेम खेलती हैं। वो कहती हैं तुम्हें जाकर उस बकरी की आंखों में टॉर्च जलाकर देखना होगा। वो आंखें डेमन की हैं। यदि तुमने जरा भी ध्यान हटाया तो डेमन आकर तुम्हें मार डालेगा। जब सोफी उसकी तरफ देख रही होती है तो जो लड़कियां उसे परेशान कर रही होती हैं वो बड़ी चालाकी से वहां से निकल जाती हैं। सोफी अब बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक से वहां हलचल होने लगती है। वहां सोफी ने डेमन नन को देखा, जिससे वह डर जाती है। फिर तभी मॉरिस वहां आता है और उसे बचाता है। दूसरी तरफ हमें सिस्टर आयरीन को दिखाया जाता है, जिसे फादर अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं कि अलग अलग शहरों में फिर से प्रीस्ट और नन मारे जा रहे हैं। वो बताते हैं कि फ्रांस में एक फादर को जलाकर मार दिया गया। ये उसी फादर के बारे में बात कर रहे थे जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो कहते हैं कि डेमन नन फिर से आ गई है। वो मरी नहीं, जिसका तुमने पहले भी मुकाबला किया है, जिसे तुम फिर से हरा सकती हो। आयरीन कहती है नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो कहते हैं नहीं, अब ये सब आपको देखना होगा क्योंकि ये दुनिया और इंसानियत का मामला है। तुम्हें ही इस मामले की जांच करनी होगी। यह सब सुनकर सिस्टर आयरीन अपने डर पर काबू पा लेती है और वहां से चली जाती है। इस केस को सुलझाने के लिए आयरीन फ्रांस चली जाती है, जहां फादर को जलाकर मार डाला गया। तभी चुपके से डेबरा भी ट्रेन में उनके साथ चुपचाप बैठी रहती है। खैर, ये दोनों फ्रांस पहुंच जाते हैं। चर्च में पहुंचते ही आयरीन को दोबारा से उस बच्चे का ख्याल आता है, जिस बच्चे को शुरू में हमने फादर के साथ देखा था। अब वो उसे वहां खेलते हुए देखती है। जब आयरीन उस दिन की घटना के बारे में उस बच्चे से पूछती है तो वह बताता है कि मैंने उस दिन चर्च में एक परछाई देखी थी। तभी उसे यहाँ एक नन नजर आती है। यहाँ लाइब्रेरी में किताबें खुद ही नन का रूप ले लेती हैं। उस डेमन नन ने आयरीन का गला दबा दिया था। फिर आयरीन को एक और नन दिखाई देती है जिसकी आंखें निकाली जा रही हैं। तभी वह गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद जल्दी से डेबरा आ जाती है, जिसने उसे संभाल लिया था। उधर सोफी के स्कूल में भी अजीब अजीब घटना घट रही थी। मॉरिस में डेमन नन बार बार आती है। वहाँ हॉस्पिटल में आयरीन को भी जल्दी होश आ जाता है।
यहाँ पर उसे याद आता है कि आखिरी बार मॉरिस ने उसे डेमन नन से बचाया था और जब से उस डेमन नन ने मॉरिस पर कब्जा कर लिया है। अब डेब्रा उसके पास आती है और उसे बताती है कि एक बच्चे ने उसे होली क्रॉस का निशान दिया है। ये वही बच्चा था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उस क्रॉस पर एक अजीब सा निशान था। जितने भी लोग मरे थे उनके क्रॉस पर भी ये निशान बना हुआ था। लाइब्रेरी में जाकर उन्हें पता चलता है कि ये निशान एक खानदानी निशान है जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट सेंट लुइस के परिवार से जुड़ा है और जिस नन को आयरिन ने अपने सपनों में देखा था। आयरिन को पता चला कि ये सभी लोग सेंट लुइस के परिवार से हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उस डेमन नन का खास मकसद था वह सेंट लुइस के परिवार के सभी सदस्यों को मारकर उनकी नजरों तक, उनकी आंखों तक पहुंचना चाहती थी। वह उन आंखों को इसलिए चाहती थी ताकि उसकी सारी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाएं। यहीं पर लाइब्रेरियन आयरिन को यह भी बताता है कि वह डेमन नन एक फरिश्ता है जिसे भगवान ने बाहर निकाला और उसकी सारी शक्तियां छीन ली। वह उस जगह का पता भी बताता है जहां जाकर उन्हें सारी चीजों की जानकारी मिल सकती है। वो बताते हैं कि उन आँखों को यहाँ से थोड़ी दूर एक खाली चैपल में दफनाया गया है जहाँ पर वाइन शराब की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन बाद में उस जगह पर एक हॉस्टल स्कूल बना दिया गया। लाइब्रेरियन उसी हॉस्टल स्कूल के बारे में बात कर रहा था जहाँ पर मॉरिस काम करता था। यानी मॉरिस उस हॉस्टल स्कूल में काम के बहाने उन आँखों को ढूंढ रहा था। यानी डेमन नन जिसने मॉरिस को कंट्रोल किया हुआ था वो उन्हीं आँखों को ढूंढ रही थी। सुनते ही आयरिन और डेब्रा हॉस्टल के लिए निकल जाती हैं। तभी हम मॉरिस को देखते हैं कि वह उस चैपल के सामने बैठकर अपना सिर पीट रहा था, जिसे स्कूल की मैडम भी देख लेती हैं। वह उसे होश में लाती हैं और कहती हैं कि तुम ठीक नहीं हो, जाओ और कुछ देर आराम करो। मॉरिस बार बार यही कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी मैडम को उस चैपल से अजीब आवाजें आने लगती हैं। जब वह ताला खोलकर चैपल के अंदर जाती हैं तभी उन्हें वहां अपने ही मरे बेटे का भूत दिखता है जो उन्हें डरा रहा था। यहाँ पर मैडम की बेटी की आत्मा को कोई और नहीं बल्कि डेमन नन ही कंट्रोल करती है और मैडम को मरवा देती है। सुबह मैडम की लाश मिलती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी, जिससे हॉस्टल में रहने वाले सभी बच्चे डर गए थे। रात को जब सभी बच्चे अपना ध्यान भटकाने के लिए नाच रहे थे तो मॉरिस और सोफी की मॉम भी नाच रही थी। तभी अचानक मॉरिस की तबीयत खराब हो गई। उसकी गर्दन पर जो क्रॉस का निशान बना हुआ था वह बुरी हालत में था। उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था। उधर आयरिन और डेब्रा भी हॉस्टल पहुंच गई थीं, जो सोफी और उसकी मॉम को मॉरिस से दूर रहने के लिए कहती हैं, क्योंकि आयरिन को पता चल गया था कि मॉरिस के अंदर डेमन नन है। तभी डेमन मॉरिस के अंदर जागती है और कहती है, हेलो सिस्टर। इतना कहकर मॉरिस उस चैपल की तरफ भागने लगता है। उसे चैपल की तरफ भागता देख आयरिन उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उस नन ने आयरिन पर हमला कर उसे दूर फेंक दिया था। तभी सिस्टर आयरिन उठकर दोबारा कुछ पढ़ने लगती हैं, जिससे मॉरिस के अंदर का डेमन नन कमजोर हो जाता है। तभी डेब्रा मॉरिस के सर पर मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाए। वह उसे बांधकर एक जगह पर बिठा देती है ताकि वह यहाँ से कहीं जा ना सके। आयरिन और डेब्रा आंखों को ढूंढने के लिए चैपल के अंदर जाती हैं। सोफी भी उनके साथ चैपल में चली जाती है। वो उन्हें खिड़की बताती है जिस पर एक बकरी बनी हुई थी। वो कहती है कि शायद सेंट लुइस के परिवार ने इसे इसलिए बनाया ताकि अगला व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हो या उनके परिवार से यहाँ आए तो उसे ये आंखें मिल जाएं। वो उन्हें बताती है कि अगर इस बकरी की आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उनमें चमक आ जाती है। अब इसे देखने के लिए डेब्रा ने अपने हाथ में एक टॉर्च पकड़ रखी है और जब वह उसके ऊपर से मारती है तो उस बकरी की आंखों से लेजर लाइट निकलती है जो उन्हें रास्ता बताती है जहां आंखें दफन हैं। वो उन्हें बाहर निकालती हैं जो कि एक बॉक्स में बंद थी। तभी मॉरिस भी आ जाता है। बाहर सभी बच्चों को डेमन नन अपने असली रूप में बच्चों को डराना शुरू कर देती है। वे सभी भागे और एक कमरे में गए जहां पर उन्हें उनकी मैडम का भूत उन्हें डराता है, जिसे चैपल में डेमन नन ने मार डाला था। उधर सोफी के साथ आयरिन भी थी। उधर फिर मॉरिस भी आ गया था जो सिस्टर आयरिन से आंखें छीनने की कोशिश करता है। सोफी भागते भागते बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाती है। एक साइड से बिल्डिंग भी
टूटने वाली थी, जो कि उन आंखों की ताकत की वजह से हो रहा था। उन्हीं आंखों से पीले रंग की रोशनी बाहर आती है, जिसके पास अब डेमन नन भी नहीं आ सकती थी। लेकिन उसके बाद भी मॉरिस सोफी के पास जाने की कोशिश करता है। तभी उधर आयरीन आ जाती है, जो आंखों को उठाकर बीच में रख देती है। से बहुत ही ताकतवर रोशनी निकलती है और उस वजह से मॉरिस अब तड़पने लगता है। हर कोई सोचने लगता है कि वह मर गया। यह देखकर सोफी को बहुत दुख होता है, क्योंकि मॉरिस उसका दोस्त था। अब जब उसे चेक करने आयरीन उसके पास जाती है, मगर वो जिंदा था। ये सिर्फ डेमन नन की एक चाल थी, इन्हें फंसाने की। अब डेमन नन जल्दी से वो आंखें उठा लेती है, उसे फिर से सारी ताकत मिल जाती है। वह फिर से अपने असली रूप में आ गई थी। वो आंखें अब डेमन नन की आंखों में थीं। उसके बाद वो डेमन नन आयरीन को हवा में उठाकर मारने वाली थी, जैसे उसने शुरुआत में फादर को मारा था। तभी आयरीन को अपनी मॉम नजर आती हैं। उनकी आंखें भी चमक रही थीं, मतलब कि आयरीन भी सेंट लुइस के खानदान की थी। उसके अंदर तो खुद ताकत थी। वो अपने अंदर की ताकत को जगाती है और आग को बुझा देती है। अब ये सब देखकर डेमन नन बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और सोफी पर हमला कर देती है। आयरीन यहाँ पर सबको प्रेयर करने के लिए बोलती है और वह उसके बाद नोटिस करती है कि यहाँ पर शराब है, वाइन है, और चर्च में प्रेयर करने से वाइन जीसस का खून बन जाती है। जब वो दोनों यकीन के साथ प्रेयर करती हैं तो वो वाइन खून बन जाती है और डेमन नन को खत्म कर देती है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। अब हमें कहानी के आखिर में दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दिखाए जाते हैं, जो कि भूत प्रेत आत्माओं से बात करते हैं, जिनको चर्च से कॉल आई थी, यानी कि उन्हें एक नए केस को हल करना था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।